जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उसका प्रशासन कैसे होता है। देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश है वैसे तो उनका प्रशासन जो करते हैं वो राष्ट्रपति की देखरेख में होता है, प्रशासक करते हैं। लेकिन किस केंद्र शासित प्रदेश में उस प्रशासक को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि भाई एक ही केंद्र शासित प्रदेश को समझेंगे, या केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र भी उसको बोल सकते हैं। तो दिल्ली के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे विधानसभा कैसी होती है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, भाई मंत्री परिषद इसकी कैसे होती है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तो विधानसभा मंत्री परिषद की स्थापना के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन संसद को शक्ति दी गई थी भाई 239 के तहत कि वो कभी भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा या मंत्री परिषद या कोई ऐसी विधि बना सकती है जिसमें उसका प्रशासन मतलब कि उसका नियंत्रण अच्छे तरीके से चलता रहे, उसका कानून नियम अच्छे बने रहे। तो ये संसद को शक्ति थी। तो कब भाई दिल्ली में स्थापना करी, कब इसकी पुडुचेरी में स्थापना की गई, चंडीगढ़ में कब की गई, तो इसी को क्रम से हम समझते चलते हैं। हमने बताया ना, एक ही केंद्र शासित प्रदेश को समझ लेंगे तो आप हूबहू बिल्कुल सभी केंद्र शासित प्रदेशों को समझ जाएंगे। जैसे कि हमने एक प्रदेश, जब हम भाई राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, राज्य की विधायिका पढ़ी, राज्य की भाई अपन ने विधान परिषद पढ़ी, तो भाई जैसी हर जगह की एक सी विधान परिषद होती है। भाई खाना तुम्हारे घर में बनता है, हमारे घर में बनता है, बस अंतर कितना है कि क्या पता तुम्हारे घर में मम्मी बनाती हो, उसके घर में पिताजी बनाते हो। भाई केंद्र शासित प्रदेशों में भी थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में जो होता है तो राज्यपाल करता है, लेकिन साला केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है सीधा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहां पे मतलब कि ये नहीं होता है कि राज्यपाल करेगा। और प्रदेशों में क्या होता है भाई, फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपने मंत्रियों की एक सूची बनाएगा चट्टे की, बोले भैया राज्यपाल जी इनको मंत्री आप घोषित कर दीजिए, इनको शपथ दिलाइए। तो केंद्र में ये सब नहीं चलता। केंद्र में मुख्यमंत्री बनाएगा और राष्ट्रपति से कहेगा महोदय जी लो इनको शपथ दिलाइए, तो हो जाएगा। तो इतना अंतर है। तो चलिए क्रम से हम इसको समझते चलते हैं। तो संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम कह सकते हैं। संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्यों के बारे में था। तो इसको किसका संविधान कहते थे, राज्यों का संविधान। ये किसका संविधान है, इसको हम बोलेंगे संघों का या केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान भी कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 239 क्या बोलता है भाई, बोला कि संघ जो राज्य क्षेत्र है इनका प्रशासन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 239 बोलता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन के बारे में मैं बोलूंगा। कौन बोलेगा, 239। तो 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके जो प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति स्वयं तो करेगा नहीं भाई, एक घर की रखवाली एक आदमी नहीं करेगा भाई। उसको कोई काम है तो कहीं जाना है तो किसी लड़के को बैठा देगा, भैया घर की रखवाली करते रहना। अपनी दाई बब्बा जो होते हैं उनको बैठा, तुम रहो घर में बस देख रेख के लिए, तुमको कुछ नहीं करना, घर की देख रेख करना है। तो ऐसे यहां पे भी होता है, राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, राष्ट्रपति अपने द्वारा भी किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि भाई तुमको देखना है इस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सब कुछ। बोले ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रशासक। क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रशासक की नियुक्ति करता है जो उस संघ राज्य क्षेत्र जो होगा उसकी देखरेख करता है, उसका नियंत्रण करता है, या उसके कानून नियम बनवाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, यही राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलाता है। देखो, इस प्रशासक को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में इसी प्रशासक को उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ के प्रशासक को, भाई चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त। क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर बोलते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर। भाई चंडीगढ़ में जो प्रशासक होगा उसको बोलते चीफ कमिश्नर साहब हैं चंडीगढ़ के। और दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, इसके प्रशासक को बोलते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र, अब बताइए संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं वर्तमान में। जब संविधान लागू हुआ था तो इन्होंने एबीसीडी के क्रम में बांटा था, तो आगे हम देख लेंगे, उसको भी हमने लिख दिया है। जब बाद में भाई भाषाई आधार पर होने लगा तो राज्य संघ में बांटा था। तो कितने संघ है वर्तमान में, देखो ये हमने समझा दिया था जब राज्यों का हमने पुनर्गठन किया था संघ राज्य क्षेत्रों का। वहीं पे अनुच्छेद 1 में हमने ये बताया था, 1 और 2 में 3, 4 पहला वीडियो बनाया था 1 से 5 तक का, तो उसमें हमने बताया है
कि भाई कैसे कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या है वो 9 है। कितनी है? 9 है। अभी तक कितने थे? 7 थे, लेकिन 2 बढ़ चुके हैं, तो कितने हो गए? 9 हो गए हैं। तो जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र रह जाते हैं 1 2 3 और 4 के अलावा कितने रह गए? 5। तो 5 संघ राज्य क्षेत्रों के वहां के प्रशासक को प्रशासक ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रशासक ही बोला जाता है। देखो, पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। सीधी सी बात कहते हैं भाई ये भी तो प्रावधान है। जैसे कि राज्य में हमने जब राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां बताया था कि एक राज्यपाल, भाई अनुच्छेद 153 के तहत ये भी प्रावधान किया गया था ना कि एक राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। उसका वेतन भत्ता कैसे दिया जाएगा? अब उस राज्य के भाई ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भाई प्रत्येक राज्य के वहां से सलाह ली जाएगी, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, ऐसे हो सकता है ना। तो ऐसे भाई राष्ट्रपति नियत करेगा या संसद उसमें नियत करेगी इस राज्यपाल को सब राज्यों से कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक। ओ श्री राम। तो पंजाब का जो इसमें भी प्रावधान है कि पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो सीधे सीधे भाई चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसका प्रशासन संभालेगा कौन? पंजाब का राज्यपाल। ठीक है। दादर नगर हवेली का जो प्रशासक होगा वो दमन व दीप का प्रशासक होगा। ये ससुर मिट कैसे गया यार? कैसे मिट गया ससुरा? भाई देखो, ये प्रशासक है भैया, ठीक है, ये प्रशासक है। तो दादर नगर हवेली का जो प्रशासक होगा वही दमन और दीप का प्रशासक होगा, मतलब कि दोनों का एक ही व्यक्ति होगा। ठीक। देखो, हमने बताया था ना प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तो प्रारंभ में संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का कोई प्रावधान नहीं था। भाई इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में ना तो विधानसभा थी ना मंत्रिपरिषद थी। किया क्या गया था? इसमें एक चीज की गई थी कि संसद को, हमने बताया था, संसद को अनुच्छेद 239 के तहत यह शक्ति दी गई थी कि वो कभी भी प्रावधान कर सकती है विधानसभा का या मंत्रिपरिषद या दोनों की स्थापना कर सकती है किसी केंद्र शासित प्रदेश में, या फिर वो कोई ऐसी विधि बना सकती है जिससे उसका प्रशासन संभाला जा सके। ठीक। तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा, कौन सा? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा 239 का को जोड़कर भैया पद्दुचेरी संसद ने किया। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, उसमें 239 का खंड का जोड़कर पद्दुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। देखो, क्वेश्चन आएगा कि पद्दुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद संसद ने कब बनाई? तो 1962 में बनाई। क्या संविधान संशोधन किया गया था? 14वां संविधान संशोधन। अब देखो, आपको समझ में आया कि वास्तविक रूप से संविधान संशोधन किया गया है। अब देखना क्या प्रावधान किया गया है। अब देखो, नोट को आप समझेंगे। नोट में कहता है कि अनुच्छेद या आर्टिकल्स 239 का के तहत बनाई गई विधि, मतलब कि संसद के द्वारा 239 का के तहत करती क्या है? ये भाई किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद का प्रावधान करती है या उसमें दोनों का भाई वो प्रावधान कर देगी। तो कह रहा है इसके तहत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। बोले क्यों? बोले भले ही भाई वास्तविक रूप से हम संविधान संशोधन करें, लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। बोले ठीक है, नहीं समझी जाएगी, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। तो आप भी इसको याद रखेंगे कि 239 का के तहत बनाई गई विधि 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। या 368 क्या है ये? तो 368 के तहत ही संविधान संशोधन होता है किसी चीज में। ठीक है, 368 के तहत ही संविधान संशोधन होता है किसी भी चीज में, या कोई विधेयक होता है उसमें वाद विवाद हो गया तो उसे यदि संशोधन करना पड़ा तो अनुच्छेद 368 को ही लेते हैं, दादा है उसका, यही करेगा और कोई नहीं करेगा। देखो, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसमें दो बातें हैं। क्या है? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, विधानसभा की दिल्ली में स्थापना की गई 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। देखो, बार बार बता रहे हैं हम आपको, एक बार देखिए क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। भैया ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ा सकें। देखो, ये चीज नहीं, हम आपको पूरे क्वेश्चन बताएंगे, कुछ यहां से लेते हैं। अब इसके बाद हम भाई मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। देखो, टॉपिक बाय टॉपिक ही हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उसका वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हमने अब ये खत्म किया राज्य के बारे में पूरा, तो राज्य के बारे में ही पूरा एक वीडियो बना देंगे, भले ही वो 55 मिनट का हो जाए या 40 मिनट का हो जाए, भाई इससे कोई मतलब नहीं है। आप उसको 2 बार में भी देख सकते हैं, 3 बार में भी देख सकते हैं।
या एक भाई 40 मिनट, यार कोई ज्यादा समय नहीं होता, आप देख भी सकते हैं उसको। और इसमें दूसरी बात भैया क्या थी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा ही दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था। ये इसकी दो महत्वपूर्ण बातें थी 69वें संविधान संशोधन की। अब देखो, एक वीडियो हम बनाएंगे संविधान संशोधन के लिए, तो पूरे संविधान संशोधन हम उसमें रख देंगे भाई। 2 वीडियो भी हो सकते हैं, और जो भाग है हमारे, तो भाग के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, तो हमारे पूरे भाग आ जाएंगे उसमें। और अनुच्छेद हमारे चल ही रहे हैं, क्रम से हम अनुच्छेदों को पढ़ते ही जा रहे हैं भाई। कुछ अनुच्छेद हैं यार, ये बीच में यदि उनको रख दें तो कुछ सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो उसको हटाना पड़ता है, फिर उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे उच्च न्यायालय है, अब यहाँ नहीं उच्च न्यायालय के बारे में पूरा वर्णन, तो क्यों पढ़े यहाँ पे? यदि सब्जी में सब कुछ डाल दिया जाए और उसमें वही रोटी भी मिला दी जाए साथ में, तो गड़बड़ा जाएगी ना, खाने में मजा नहीं आएगा। रोटी अलग होनी चाहिए, सब्जी अलग, तो ऐसी अलग अलग से ही हम पढ़ेंगे भाई। उच्च न्यायालय की बात अलग करेंगे, कार्यपालिका की बात अलग करेंगे, विधानसभा की अलग और विधान परिषद की अलग अलग, तब मजा आएगा। अब देखो, हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के बारे में ही समझेंगे, और यहां से हमें समझ में आ जाएगा पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और मतलब सभी में कैसा प्रशासन चलता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रशासन या और कोई केंद्र शासित प्रदेश हो उसके लिए प्रशासन, अनुच्छेद 239 का खंड का, देखो का भी खंड का किया गया है, और अनुच्छेद 239 का खंड खा। अनुच्छेद 239 का पहला खंड किया गया था का, फिर का में भी का जोड़ा गया, और का दूसरा खंड कर दिया गया खा। इसमें देखो 239 का जो खा है, 239 का भाई, ये दो है ना यार, एक 239 है, ठीक, जिसमें शक्ति दी गई थी, तो संसद ने क्या किया था, 239 का बना दिया था, जिसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना कर दी थी, ठीक है। इससे क्या बना था, 239 का, ठीक। अब इसका भी एक बना का, 239 का, फिर बना 239 का बना, तो 239 का खा बना, और एक है 239 का खा केवल। तो ये 239 का जो खा है, इसमें क्या होता है कि इससे केवल सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश लगाने की शक्ति है उपराज्यपाल को, उस प्रशासक को। अध्यादेश को स्वयं तो लगाएगा नहीं, राष्ट्रपति की सलाह से ही लगाएगा, तो उसको हम आगे ही समझेंगे। देखो, तो हमने बताया था संविधान के लागू होने पर इसको जो राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली है, इसको सी श्रेणी में रखा गया था। और प्रारंभ की बात करें तो जैसे ही देश हमारा आजाद हुआ, तो सबसे पहले जो राज्यों को बांटा गया, तो उसको 4 श्रेणी में बांटा गया था, ABCD। ये नहीं था कि उत्तर प्रदेश, भाई ये प्रदेश थे लेकिन भाषा के आधार पर नहीं थे कि ये हिंदी है, ये तेलुगु के लिए है, ये पंजाबी के लिए, हरियाणा के लिए, ये सब नहीं था। ABCD 4 श्रेणी में था, और एक ए में थे 10 राज्य, बी में थे 8, सी में थे 9, और डी श्रेणी में थे 1। इसमें केवल एक ही था। अब लेकिन हुआ क्या कि बाद में जनता भड़क उठी, बोले यार ऐसे काम नहीं चलेगा, भाषा के आधार पर भाई राज्यों का गठन कीजिए। ये लोग नहीं माने भाई, भाषा के आधार पर। उस समय जो राष्ट्रपति थे उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 1947 की बात है, 1947 में एक प्रस्ताव पारित किया उन्होंने। एक समिति भी उनके लिए गठित की थी कि आप बताइए किसके आधार पर गठन किया जाना चाहिए। तो जो एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी, मतलब दी थी। उसमें कहा गया था कि देखो भाई, भाषा के आधार पर बनाने से कोई फायदा है नहीं है, आप प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से आप राज्यों का गठन कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समिति लेके आए, भाई बनना तो इन्हीं को था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनना। एक्चुअली में जो सच में प्रधानमंत्री बनते तो वो बनते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन भाई चार सुभाष चंद्र बोस को वाकई में ज्यादा लोग चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई चाहता नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का, तो सबसे ज्यादा वोटिंग थी सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की वोटिंग ज्यादा होने से भाई इन्होंने अपना मुंह डाल लिया नीचे को। तो महात्मा गांधी थे सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी की बात भी मानते थे। तो महात्मा गांधी ने लिख के दिया था सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने पढ़ा, अपना रजान लेटर दे दिया था, तब ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। तो इन्होंने जीबीपी, एक ये भी भाई 3 लोग थे, ये 3 सदस्यीय समिति लेके आए, इन्होंने भी विरोध कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टू श्री रोमुल्लू, बड़ा खतरनाक आदमी। बोले ससुरा हमें नहीं बनने दोगे तुम। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जैसे गांधी जी करते थे, उन्होंने कहा था कि यदि किसी से निपटना तो सबसे बड़ा हथियार क्या है, आंदोलन।
आंदोलन चालू कर लो, सबके सब छोड़ देंगे। गांधी जी इसी आंदोलन से एक बार जेल से भी निकल आए थे। तो यही चीज की पोट्टू श्री रामुलु ने, इन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया, 56 दिनों में मर गए भूख प्यास के कारण। 15 दिसंबर 1952 को भाई आमरण अनशन चालू किया था पोट्टू श्री रामुलु ने, काय के लिए? तेलुगु भाषा है जो, उसके लिए एक राज्य का आप गठन कीजिए आंध्र प्रदेश का। तो ये कह रहे थे राज्य सरकार हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन्होंने आमरण अनशन चालू किया। 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हो गया बवाल। अब जनता जो तेलुगु भाषी वाली थी ये भड़क उठी। अब तुरंत इनको क्या करना पड़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने तुरंत किया भाई ऐसा करिए यार, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तेलुगु भाषाइयों के लिए। भाई भड़को ना, और भाषा के आधार पर तुम्हारे राज्य का गठन कर दिया। जब एक का गठन किया तो अब पूरी जनता भड़क उठी पूरे देश की, भाई हमारे लिए हिंदी की चाहिए। दूसरे कहने लगे भाई पंजाबी हमारे लिए चाहिए, हरियाणी वाले भाई हरियाणी हमारे लिए चाहिए। अब सब बोल गए तो ऐसा करो यार कि सब समाप्त करो और एक आयोग फिर लेके आओ। तो अब इसके बाद 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कौन सा था? 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो रखी थी वो रखी थी 1956 में। कब रखी थी? 1956 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई हाँ भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर दीजिए, पूरी जनता खुश हो जाएगी। तो फिर इसमें किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन से था। भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। अब इसमें जो प्रांत थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? राज्य में और दूसरा संघ में। 2 भागों में बांटा गया था। पहले कितने भागों में बांटा गया था? 4 में, A, B, C, D। अब देखो ये दिल्ली के बीच में आ गया था कि इसी श्रेणी में था, इसलिए इसको बता दिया। एक्चुअली मैं इसको पहले भी बता चुके हैं। जब संघ राज्य क्षेत्र हमने पढ़ा था 1 से 5 तक जो आर्टिकल्स में था, तो वहां पे हमने इसकी चर्चा की थी। था तो 4 तक, क्योंकि 5 में नागरिकता आने लगती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा और समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो एक्चुअली में हम इसका एक ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन क्या करें यार वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अभी ये वीडियो शायद 18 मिनट का हो चुका है। यदि और अभी इतना ही और बताएंगे, उसकी मंत्री परिषद के बारे में बताएंगे और संघों के उच्च न्यायालय के बारे में भी यदि हमने चर्चा की तो 17 मिनट फिर और हो जाएंगे। तो 17, 34, 36 मिनट का समथिंग वीडियो पहुंच जाएगा, तो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। ये वाला जो सब रख देंगे पार्ट 1 रहेगा आपके लिए, और जो दूसरा वीडियो बनाएंगे हम आगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के प्रशासन के बारे में हमने समझा कितना सा, थोड़ा सा भाई इतनी तो जानकारी ली पाई। अनुच्छेद भाई 239 का और 239 का संविधान लागू होने पर दूसरी श्रेणी में रखा गया था। भाई बीच में इसने टांग अड़ा दी, तो यहाँ पे वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा। भाई अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि हमने वहां पे बता दिया था तो इसका मतलब आप वहां पे याद करो, फिर बताना पड़ेगा तुरंत। तो आप इसका भाई इतना ही रहने दीजिए इसको। तो आगे जो हम बनाएंगे वो पार्ट 2 में रहेगा, तो उसकी भाई इसी में उसकी भी लिंक दे देंगे और उस वाले वीडियो में इस वीडियो की लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, चलते हैं, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ।